साथियों नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से ये विनती करेंगे, माँ सरस्वती से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी को मेहनत करने का जोश जुनून प्रदान करें। मेहनत करने का जो सही रास्ता है उस पर आपको लगातार बनाए रखें। सीधे परिणाम मांगना मैं उचित नहीं समझता। आप अच्छे से मेहनत करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। उस रास्ते पर हमें अच्छे से चलना सिखा दे, बस हम उस रास्ते में कोई गड़बड़ ना करें, इधर उधर नहीं चले जाएं। जो सीधा रास्ता जा रहा है उस पर चलते रहें। सफलता या हमारी मंजिल तो 100% मिलेगी। तो राज्यपाल का टॉपिक हमारा चला हुआ है और राज्यपाल में हम आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक को आगे। राज्यपाल की पद अवधि को पढ़ेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो, अनुच्छेद 156 में इस चीज का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि के बारे में 156 में स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, इसका मतलब है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है। प्लेजर शब्द का उपयोग किया गया है, यानी इच्छा है या उनकी वो जब तक वो खुश हैं, ये कह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति हमसे खुश हैं, जब तक उनकी इच्छा है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ये निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से लेते हैं। तो वो सारी चीजें तो हमें यहाँ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जिक्र कर देता हूं। नहीं तो हमने एक अलग वीडियो में स्पष्ट बता रखा है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन जो शक्तियां हैं वो हमने अलग से बता रखी है। उसके बाद जो सारी शक्तियां बच गई वो सारी कार्यपालिका शक्तियां, कोई भी जो शक्तियां हैं उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी है। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है 156 का कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। द गवर्नर मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। देखो, वैसे तो सामान्यतः राज्यपाल के पद से इस्तीफे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद एक गरिमापूर्ण पद है। सुख सुविधाओं को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन राजनीति में इससे बड़े पद, इससे जो पावरफुल पद है वो मुख्यमंत्री है। राष्ट्रपति से पावरफुल पद वास्तव में देखें तो प्रधानमंत्री है। अगर किसी व्यक्ति को ये दो पद का ऑफर किया जाए तो निश्चित रूप से या तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनेंगे। लेकिन फिर भी ये पद अपने आप में राज्य का प्रथम नागरिक होता है। देश में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, तो संवैधानिक हिसाब से सबसे बड़ा पद यही है। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और बहुत से राज्यपाल हैं ऐसे, बहुत से नहीं तो कुछ तो है ही जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। तो वो एक अलग मैटर है। तीसरा खंड इसका ये कहता है 156 का कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी जो प्रावधान है, यानी जो अनुच्छेद पहला और दूसरा, जो 156 का पहला और दूसरा खंड है, उनके अधीन रहते हुए, यानी फिर यह समझो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। देखो, अब आप ध्यान रखना, ये प्रश्न की प्रकृति को देखना है आपको। भाई, राज्यपाल का जो कार्यकाल है सामान्यतः तो वो 5 वर्ष का है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है।
तो ये 5 साल भी जो है वो भी राष्ट्रपति के अधीन ही है। राष्ट्रपति चाहे तो ही 5 वर्ष पूरे करेगा, नहीं तो नहीं। तो अगर उसमें राष्ट्रपति का ऑप्शन नहीं है तो 5 साल आंख बंद करके कर सकते हो। उसमें कहीं ऑप्शन है तो उत्तर जो लिखे हुए उनके ऑप्शन को देखना, आप विकल्प क्या क्या है आपके सामने, जो विकल्प आपको उस समय ठीक लगे। क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, उसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसके अधीन रहते हुए 5 वर्ष है। बीच में हटा देते हैं तो हटा देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता क्यों हटा दिया। तो एक तो ये बात हो गई। यहीं पर एक बात और लिखी है कि ठीक है 5 वर्ष की अवधि तक वो पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि 5 वर्ष पूरे भी हो गए तो भी वो जब तक इसका उत्तराधिकारी यानी नए राज्यपाल नहीं आ जाते तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखो इसके पीछे स्पष्ट रूप से यह तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और वो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री के उससे सलाह से काम करता है। तो राज्यपाल ही नहीं है तो राज्य का अध्यक्ष ही नहीं, सीधी सी बात है। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी रिक्तता की स्थिति ना बने। भाई राज्यपाल का पद भी उसका 5 साल भी पूरे हो गए तो भी वो तब तक बना रहेगा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता है। यानी राज्यपाल का पद कभी रिक्त नहीं रह सकता। यदि कभी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है और वर्तमान राज्यपाल भी अपने पद पर निरंतर नहीं रहता है तो फिर कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और सामान्यतः कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है। तो इस पद को कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फिर वो जैसे राष्ट्रपति के पद को भी खाली नहीं रखा जा सकता। भाई जैसे ही राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसी समय से राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, वो ही उस समय राष्ट्रपति कहलाएंगे। और वो भी नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, यहां पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया है। तो इस मामले में एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है, और जब दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाएगा तो दूसरे राज्य में वो राज्यपाल रहेगा, शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, ये राजस्थान में अभी काम कर रहे हैं राज्यपाल के पद पर, इनको 2 साल यहां पर हो गए हैं, अब इनका ट्रांसफर कर रहे हैं, राज्यपाल से हटाकर इनको मान लो गुजरात भेज रहे हैं, तो गुजरात में जो इनका कार्यकाल रहेगा वो 3 साल रहेगा। 2 साल यहां हो गया क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष है सामान्यतः। वैसे हटा दे तो कोई बात ही नहीं है, हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष है। तो फिर अगले जब दूसरे राज्य में हो जाएंगे तो वहां पर 3 साल काम करेंगे, अब बाकी बचे हुए समय के लिए काम करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और एक बात और कि उच्चतम न्यायालय ने एक केस आया था सूर्य नारायण बनाम भारत संघ मामला 1982। सूर्य नारायण बनाम भारत संघ 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। देखो मामला तो आज भी वही चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपना ये तर्क दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रपति का जो प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं वो मामला न्यायपूर्ण नहीं है। हालांकि उन्होंने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया कि इसको हटाओ, ये व्यवस्था को हटाओ या हम रद्द करते हैं। एक ऐसा उन्होंने इसके ऊपर अपनी अभिव्यक्ति जारी की थी या अपने विचार बताए थे कि ये गलत है। बाकी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये भाई इसको हटाओ, हम इसको रद्द करते हैं इस व्यवस्था को, तो फिर रद्द हो जाएगा, फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये बात हुई।
देखो, ये मामला इसलिए भी था कि राज्यपाल की जो बात आती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की, इसके पीछे तर्क था सुप्रीम कोर्ट का। तर्क ये था कि उन्होंने देखा 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस के जो राज्यपाल थे पहले, जो कांग्रेस सरकार सेंटर में थी, उन्होंने जो राज्यपाल अपने चुन रखे थे, जो नियुक्त कर रखे थे, उनको हटा दिया ज्यादातर राज्यपालों को। 1980 में फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, जनता पार्टी ने जो नियुक्त किए थे उनको हटा दिया, कुछ को हटा दिया या लगभग सबको हटा दिया, जैसे भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रहा है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने पिछले वाले भाई राजीव गांधी सरकार के द्वारा, राजीव गांधी सरकार से पहले के बाद दो और बीच में प्रधानमंत्री रहे हैं, नहीं हाँ सॉरी, राजीव गांधी के बाद सीधे वीपी सिंह ही आए थे, उनके बाद फिर दो प्रधानमंत्री, जो वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव, ये उसके बाद फिर आगे की कड़ी प्रधानमंत्री में हमने सबको पढ़ाई दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वीपी सिंह सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार वाले राज्यपालों को हटा दिया। इस तरह से ऐसा बहुत बार हुआ है, तो इसलिए 1982 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। हालांकि बाद में भी कुछ राज्यपालों को बदला गया, कुछ को बने रहने दिया इसके बाद भी। और ऐसे ही 1991 में हमने देखा, जब पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर के द्वारा जो नियुक्त थे राज्यपाल, उनको फिर बदला गया था। तो ऐसा होता आया है, लेकिन राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है उनके सलाह के आधार पर काम करते हैं, तो फिर वो उनको कभी भी हटा देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है भारतीय राजनीति में। तो ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 156। इसको लिखो, टाइटल हेडिंग डालो, राज्यपाल की पद अवधि, राज्यपाल की पद अवधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो अनुच्छेद 156, उसमें फिर लिखो नंबर 1 डाल के लिखो, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट नंबर 2 डाल के लिखो, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। नेक्स्ट नंबर 3 डाल के लिखो, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यानी खंड 1 और 2 के अधीन रहते हुए, या फिर ये लिख लो, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट नोट डाल के लिखो, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर दूसरे राज्य में राज्यपाल शेष अवधि के लिए कार्य करते हैं, शेष अवधि के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट एक नोट और डाल लो, उच्चतम न्यायालय ने सूर्य नारायण बनाम भारत संघ 1982 के मामले में कहा है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण
नहीं है। तो ये अनुच्छेद 156 हमारा टॉपिक राज्यपाल की पद अवधि हुआ है समाप्त। अब अगला है टॉपिक लेते हैं राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं लिख सकते हो आप। बाकी अब ऐसी ही भाषा आने लग गई है सेम जो संविधान में लिखी हुई है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, ये अनुच्छेद 157 से संबंधित है। देखो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अनुच्छेद 157 ये कहता है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो दो शर्त पूरी करता है। दो कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। ये दो ही कंडीशन है बस, और कोई कंडीशन नहीं है और कोई योग्यता नहीं है राज्यपाल की। तो राज्यपाल पद के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, किसी प्रकार के अनुभव की योग्यता नहीं है, किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, व्यवहार में देखें तो योग्यता इनकी है भाई, अनुभव होना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए, राजनीतिक दक्षता होनी चाहिए, ये सब कुछ देखा जाता है। और विशेषकर जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तब तो राज्यपाल की योग्यताओं की परीक्षा होती है। वही परीक्षा का समय होता है उनका कि हाँ इसमें योग्यता है कि नहीं। बाकी व्यवहार में हम सबको पता है कि जिसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री चाहते हैं वो राज्यपाल बनेगा। व्यवहारिक बात तो सीधी ये है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, जो लिस्ट जाती उन्हीं की नियुक्ति करते हैं। ये व्यवहारिक बात है। बाकी आपको पता है कि हमें लिखना क्या है, व्यवहारिक क्या बात है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति करता है, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री नहीं करता है। बाकी वास्तविक पावर आपको पता है। अब देखो ये तो हो गई योग्यताएं, ये संविधान में लिखी हैं। बाकी पिछले कुछ वर्षों से दो परंपराएं भी अपनाई जा रही है इसमें। पहली परंपरा तो यह है कि राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त किया जाए वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ताकि वह वहां की स्थानीय राजनीति से फ्री रहे, मुक्त रह सके। भाई वहां का वो लोकल होगा तो सीधी सी बात है किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से उसका जुड़ाव होगा या उसका हित होगा कुछ भी, तो वो एक निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगा वहां पर। और दूसरी परंपरा यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। हालांकि इन दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन भी किया गया है। तो परंपराएं हैं भाई, परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है तो हो रहा है। संविधान में कुछ लिखा हुआ है, कानून में कुछ लिखा हुआ है तो अलग बात है। तो उनका तो अगर उल्लंघन होता है तो फिर सीधा सीधा वो असंवैधानिक हो जाएगा, वो रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि हम इनका भाई विधि का शासन है तो विधि का उल्लंघन कैसे करेंगे। या संविधान में लिखा, संविधान तो सर्वोच्च है, संविधान के अधीन विधि बनाई जाती है। लेकिन परंपराएं हैं तो परंपराएं तो अपने आप नैतिकता के आधार पर उनका पालन किया जाता है। बाकी अगर उनको तोड़ दिया जाए तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई कोई उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाएगी। और 1981 में देखा गया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में जगमोहन की नियुक्ति की गई। उस समय जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनकी सलाह नहीं ली गई और उसके विरोध में फिर पूरी राज्य मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया था। 1988 में देख लो, पश्चिम बंगाल में टीवी राजेश्वर राव को वहां का मुख्यमंत्री राजेश्वर राव को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया तो मुख्यमंत्री ज्योति बसु से सलाह नहीं ली, नियुक्त कर दिया वहां पर। लेकिन देखो सलाह लेना और मान लो मुख्यमंत्री कहेगा नहीं नहीं
ये आदमी हमें नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें भाई? सलाह लेने का मैं तो व्यवहारिक रूप से ये समझता हूं कि बस एक तरह से सूचना ही तो देनी है। बाकी अगर वो तो कहे, वो तो फिर अपने जो पक्ष के आदमी के लिए हाँ भरेंगे, फिर तो मुख्यमंत्री कहेगा नहीं नहीं हमें तो वही चाहिए। फिर ऐसा राज्य केंद्र सरकार चाहेगी नहीं। केंद्र सरकार भी व्यवहार में देखे तो अपने ही किसी व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहती है। तो ये व्यवहारिक बातें हैं। और रही बात कि वहां का लोकल नहीं होना चाहिए, इसका भी उल्लंघन हुआ है। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी बंगाल के थे, वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया उनको। डॉक्टर कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के थे, वहां का राज्यपाल बनाया। सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के थे, वहां का उनको राज्यपाल बनाया, स्थानीय निवासी होने के बावजूद बनाया। और देखो, राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे आयोग बने हैं। उस आयोग में एक सरकारिया आयोग भी था। सरकारिया आयोग ने सिफारिश दी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जो विचार विमर्श करने की व्यवस्था है उसको अनिवार्य बना दो। सरकारिया आयोग, भाई मुख्यमंत्री के साथ परामर्श को आवश्यक कर दो, ये इन्होंने सलाह दी कि मुख्यमंत्री से परामर्श बिल्कुल कंपलसरी है। 155 में संशोधन कर दो और ये चीज लिख दो वहां पर। ये सरकारी आयोग ने किया। सरकारी आयोग का जिक्र आता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका गठन कब किया गया। देखो, केंद्र राज्य संबंधों पर या उनकी जांच करने के लिए, उससे एक रिपोर्ट लेने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया था। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और जून 1983 में इसका गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट फिर 1988 में दी थी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसलिए फिर इसको सरकारिया आयोग ही कहते हैं। गठन जून 1983 में और रिपोर्ट 1988 में। ये 3-4 चीजें जरूर याद रख लेना। अक्सर जो ये आयोग वगैरह के प्रश्न होते हैं ये थोड़ी सी गहराई से आ जाते हैं तो बच्चे तुरंत गलत कर देते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आयोग हैं उन सबको अलग से डिटेल में पढ़ाया जाए, लेकिन वो सब बाद में। पहले केवल आपका सिलेबस पूरा किया जाए। सिलेबस में जहां जो चीज फिट बैठ रही बस उसको पढ़ा दो। नहीं तो अगर हम सरकारी आयोग को पढ़ने लग गए और उसकी पूरी रिपोर्ट की चर्चा करने लग गए तो फिर 10 घंटे का भी लेक्चर बना सकते हैं उस पर। तो यहां पर एक लाइन से ही काम चलाएंगे। उसके बाद आया द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में उन्होंने भी अपनी सलाह दी, सिफारिश दी। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, क्या कहा इसने कि कॉलेजियम व्यवस्था को लागू कर दो। कॉलेजियम व्यवस्था को आप जानते ही हो क्या हो, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसका गठन 31 अगस्त 2005 में हुआ था। और कर्नाटक के पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए थे वीरप्पा मोइली, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के। 2005 में 31 अगस्त को गठन हुआ। क्या सलाह दी कि कॉलेजियम व्यवस्था को अपना लो। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था में आपको पता ही है, जो हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उसमें कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में या उसी से चयन होता है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको विस्तार से बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो अब दूसरा प्रशासनिक आयोग का आपको पता चल गया तो पहले का भी पता होना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं ये चीजें कनेक्ट करती है आपस में, तो आपको
डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस चीज का पता होना चाहिए। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था वो 5 जनवरी 1966 को हुआ था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रधानमंत्री बने बाद में। ये कब हुआ था? 31 अगस्त को 2005 को। और बीच में 1967 में ही इन्होंने इससे अलग हो गए थे, वो प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता को त्याग दिया था। मार्च 1967 में के हनुमंतैया को अध्यक्ष बनाया गया था। मार्च 1967 में के हनुमंतैया, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी सरकार में इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया था। इनका कद बड़ा था तो 1967 में इनको उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया, क्योंकि उस समय शुरुआत में 66 में इंदिरा गांधी ने पद को संभाला ही था। उसके बाद फिर 67 में चुनाव होते हैं, तो फिर मुद्दा आया कि प्रधानमंत्री कौन बने। तो इनका भी कद काफ़ी बड़ा था कांग्रेस पार्टी में उस समय, तो इन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री का, या कुछ भी हो चर्चा, आदमी अपनी व्यवस्था बैठाता है, तो फिर जब दो व्यक्ति एक पद के लिए उनका स्तर समान हो जाता है या दावेदार हो जाते हैं, तो किसी ना किसी रूप में उनको खुश किया जाता है। जबकि उप प्रधानमंत्री पद का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको भी पता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप ये ध्यान रखना कि राज्यपाल को हटाने का कोई भी आधार संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि किस आधार पे उनको हटाया जाएगा। सीधा सीधा वो केंद्र सरकार के द्वारा हटाए जाते हैं, और हमें एग्जाम की दृष्टि से ये याद रखना है कि राष्ट्रपति हटाता है उनको बस। और एक मामला आया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, राज्यपाल को हटाने से संबंधित थी। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, लेटेस्ट ही मामला है, बहुत पुराना नहीं है, 2010 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये निर्णय दिया कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए, कि पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन अब नाम तो कुछ भी दे दो, देखो वास्तविकता में और सैद्धांतिक में अंतर होता है। तो ठीक है, हमें ये याद रखना है कि इस आयोग ने क्या कहा कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए, बाकी फिर व्यवहार में जो होता है वो होता है। और एक और आयोग बना था, आपने सुना होगा, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग, जिसका गठन अप्रैल 2007 में हुआ था। तो पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने का एक आधार बताया, या एक प्रक्रिया का उन्होंने वर्णन किया अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने सुझाव दिया कि इसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए। पुंछी पुंछी आयोग 2007, इन्होंने कहा कि इस राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के द्वारा को हटाने के लिए प्रयोग होती है। देखो, अब रही बात ये आयोग जितने भी हैं, जब आपका कोर्स पूरा हो जाए और कोई भी आयोग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उनको लिखवाया है, और आपकी तैयारी हो जाए बहुत शानदार की अब तो 10 बार 15 बार 20 बार रिवीजन हो चुका है, अच्छे से कहीं से कुछ भी पूछ लो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप सोल्व कर चुके हो, बार बार रिवीजन हो गया और टाइम बचा हुआ है, या आप थोड़े से नंबर से रह गए, अगली भर्ती में आपको फिर दोबारा से बैठना है, तो फिर गहराई में जाना। जितने भी आयोग पढ़ने को मिलते कहीं भी, उनको अलग से उठाओ। मेरा प्रयास रहेगा बाद में इनको अलग से पढ़ाने का, क्योंकि जैसे मान लो हमें पता होना चाहिए कि हमने एक लाइन लिख ली,
लेकिन वो आयोग किस लिए गठित हुआ था? जरूरी नहीं कि राज्यपाल के ऊपर उन्होंने अपनी सिफारिश दी है तो केवल राज्यपाल के लिए गठित हुआ था, उसका पूरा हमें पता होना चाहिए। देखो, मान लो पुंछी आयोग है, तो पुंछी आयोग का गठन किस लिए हुआ था? केंद्र राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था है, विधायी संबंध है, कार्यपालिका संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, राज्यों की राज्यपालों की भूमिका है, आपातकालीन प्रावधान है, वित्तीय संबंध है, आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग नियोजन होती है, पंचायती राज संस्थान है, अंतर्राज्य नदी जल विवाद है, एंड इन संसाधनों को कैसे साझा करें, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल सहित जो भी संसाधन होते हैं। ऐसे मामलों पर जो न्यायालय के द्वारा बहुत सारी उद्घोषणाओं की जांच और समीक्षा करने के लिए किया गया था। बहुत सारे न्यायालयों ने इनके मामले में जांच की हुई थी, समीक्षा की हुई थी, या इस मामले में ओवरऑल इनको ये कहा कि आप इन सारे मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके दो। और 2010 में 30 मार्च को पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 7 खंडों की रिपोर्ट थी और 273 सिफारिश थी। अब बताओ, आप 273 सिफारिश कैसे पढ़ोगे? क्या पूरी पढ़ोगे? तो जिस टॉपिक से जो चीज संबंधित है हम उनको वहां पे लिखा देते हैं। बाकी दो पढ़ाएंगे अलग से पुंछी आयोग को तो भी 273 नहीं लिखवाएंगे, उसमें से जो जो जरूरी होगी उन पर चर्चा कर देंगे, 10, 20, 30, 40 जो भी आवश्यक होगी। बाकी सारी की सारी नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से संविधान पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, LLB, LLM, LLM कानून विशेषज्ञ नहीं बन रहे हैं। हम तो एकमात्र हमारा फिलहाल उद्देश्य है परीक्षा को पास करना, तो केवल उसी तरह से उतनी ही गहराई में जाएंगे जितनी जरूरत है, फालतू में नहीं। आपको PhD नहीं करनी है यहां पर। तो ये हो गया हमारे राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, अर्हताएं हैं, उनकी चर्चा हो गई। हेडिंग डालो, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, अनुच्छेद 157, उसमें लिखो, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। नेक्स्ट, पिछले कुछ वर्षों से इनके अलावा 2 अन्य परंपराएं भी अपनाई जा रही हैं। पिछले 2 वर्षों से इन योग्यताओं के अलावा 2 अन्य परंपराएं भी अपनाई जा रही है। नंबर 1, राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त किया जाए वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। नेक्स्ट, नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक हो कि वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें। राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक हो या आवश्यक है कि वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें। एक लाइन इसी में से आगे लिख लो, हालांकि इन दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन भी किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये आपको योग्यताएं केवल 2 ही है, भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु। आगे एक नोट डाल के लिखो, डॉक्टर H.C. मुखर्जी पश्चिम बंगाल लिख लो ब्रैकेट में, कोमा, डॉक्टर कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर, कोमा, सरदार उज्जवल सिंह पंजाब आदि को संबंधित राज्यों के निवासी होने के बावजूद
राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, फिर एक नोट डाल के लिखो, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में किया गया था। जून 1983 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, नोट डालो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, एक नोट और लिखो, नोट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। फिर अगली लाइन में लिखो, मार्च 1967 को के हनुमंतैया को अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि श्री मोरारजी देसाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ब्रैकेट में उप प्रधानमंत्री लिख लेना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ब्रैकेट में उप प्रधानमंत्री में शामिल हो गए थे, यानी उप प्रधानमंत्री बन गए थे, और शायद वित्त मंत्रालय मिला था इनको, जो भी था। आप तो बस इतना ही लिख लो, मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट, एक नोट डाल के फिर लिखो, राज्यपालों को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपालों को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 मामले में बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 मामले में यह निर्णय दिया गया कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए, कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पुंछी आयोग ने राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। पुंछी आयोग ने राज्यपालों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। नोट, केंद्र सरकार ने पुंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट, 30 मार्च 2010 को आयोग के द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी 7 खंडों की रिपोर्ट में
जिसकी 7 खंडों की रिपोर्ट में 273 सिफारिशें की गई थी। 7 खंडों की रिपोर्ट में 273 सिफारिशें की गई थी। तो ये तो हो गई राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित, थोड़ी ज्यादा चर्चा हो गई, कई आयोग आ गए इसमें। अब अपन पढ़ते हैं राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। देखो, एक यहां पर दो बात याद रखना। योग्यताएं पद के उम्मीदवार के लिए होती है और शर्तें पद पर आसीन व्यक्ति के लिए होती है। ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखना। योग्यताएं तो होती है चुनाव लड़ने के लिए, आप तो चुनाव तो नहीं, उम्मीदवार के लिए कह दो आप, तो चुनाव तो इसका कोई होता नहीं है, उम्मीदवार के लिए होती है। और शर्तें पद पर आसीन व्यक्ति के लिए होती है, पद आसीन व्यक्ति के लिए होती है। यानी योग्यताएं तो होनी चाहिए व्यक्ति के उम्मीदवार में, तभी वो व्यक्ति राज्यपाल बनने के लायक है। तो राज्यपाल बनने से पहले योग्यता होनी चाहिए। शर्तें, जब व्यक्ति पद आसीन हो जाता है, पद पर आ जाता है, तब उनको ये शर्तें माननी पड़ेगी, या जो भी कंडीशन है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इससे संबंधित एग्जामिनर बहुत आसानी से हमें चकमा दे जाते हैं। हम वो शर्तों का जिक्र करते हैं, हम उन्हीं को योग्यता भी समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, योग्यताएं केवल 2 है। शर्तें, व्यक्ति पद आसीन हो जाता है तो उसके बाद की बात है, योग्यताएं पहले की बात होती है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो देखो, इसका जो हम वर्णन करेंगे या इसका जो अध्ययन करेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 158 में। 158 हमने राष्ट्रपति के चुनाव में जब शर्तें पढ़ी थी तो 59, अनुच्छेद 59 था। देखो, जब हम केंद्र सरकार पढ़ते हैं और राज्य सरकार पढ़ते हैं तो लगभग एक निश्चित सा ही अंतर लगातार चलता रहता है। कहीं कहीं 1-1, 2-2 अनुच्छेद ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे 81 का अंतर है, नहीं सॉरी 89 का अंतर रहता है। 89 का अंतर है 9-9 18, 5-8 13 और 1 14, ये तो 48 ही हुए हैं। 99 का अंतर है, हाँ 158 हो जाएगा। एक निश्चित जो अंतर चले, जैसे अब 99 का अंतर है, 99 का अंतर चल रहा है, कहीं कुछ अंतर चल रहा है, उस अंतर को आप देखते रहना। अंतर अगर ठीक ठाक, आप उससे भी, क्योंकि राष्ट्रपति का याद है, हम उसका निकाल लेंगे। तो ये मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, जोड़ में 59, 9-9 18, असिल 1, 9 5 14 और 1 15, ये तो 99 का ही अंतर है। तो 99 का 89 का जो भी अंतर है वो आप एक बार देख लेना इनमें, कि एक लगातार वो अंतर चलता रहता है। तो लगभग कई अनुच्छेद में वैसे के वैसे वो हम उससे निकाल लेते हैं। इतना जोड़ दिया तो राज्यपाल का आ जाएगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट हो जाएगा, ऐसे। तो अनुच्छेद 168 पढ़ते हैं। 168 का पहला खंड क्या कहता है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। भाई, ये योग्यता नहीं है, शर्त है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बन गया, उससे पहले वो कुछ भी था, चाहे वो संसद का सदस्य था, विधानमंडल का सदस्य था, कुछ भी था, कोई मैटर नहीं है। जब वो पद पर आ गया तो वो व्यक्ति
राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य का मतलब ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य की बात आती है, ना तो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए ना विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो वो व्यक्ति इनका सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, भाई पहले कोई सदस्य था इन चारों में से और वो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो ये समझा जाएगा कि राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण की तारीख से उसने उस पद से अपना पद या उस सदन से उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। यह ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति पहले सांसद विधायक कुछ भी था और जिस दिन उसने शपथ ले ली उस दिन ये मान लो, ये समझा जाएगा कि जहां पर वो सदस्य था वहां की सदस्यता उसकी समाप्त हो गई है ऑटोमेटिक। एक तो ये शर्त लिखी हुई है इसमें। दूसरी शर्त ये लिखी हुई है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। एक तो ये कंडीशन है, यानी जब राज्यपाल है तो राज्यपाल ही रहेगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद को हम पहले परिभाषित कर चुके हैं। नंबर तीन ये कहता है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। भाई जो उसको शासन के दौरान जो उसके निवास हैं, एक निवास है, दो है या कितने भी उसके लिए जो बनाए गए हैं, तो वो बिना किराए दिए उसमें वो रह सकेगा, उसका उपयोग का वो हकदार होगा। और संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां या परिलब्धियां या इमोल्यूमेंट्स शब्द इंग्लिश में यूज किया गया, तो उसका वो हकदार होगा, भत्तों का हकदार होगा, विशेष अधिकारों का हकदार होगा। परिलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकार, तो ये उपलब्धियां परिलब्धियां को आप इसको सैलरी समझो, वेतन समझो, उसका हकदार होगा। और जब तक संसद द्वारा इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक दूसरी अनुसूची में जो ये चीज लिखी हुई है, कितनी उसको भत्ते मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, जो विशेष अधिकार है, तो वो चीज उसको मिलेगा। भाई राष्ट्रपति को, राज्यपाल को वो वेतन दिया जाएगा या वेतन का निर्धारण कौन करेगा? उनका संसद करेगी। तो जब तक संसद इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं करती तब तक उसको वो वेतन मिलेगा जो दूसरी अनुसूची में मिला है। देखो, संसद बनी है उससे पहले संविधान बन चुका था, तो उस समय भाई ये प्रावधान कर दिया, संविधान में लिख दी इनकी सैलरी कि इनको इतना मिलेगा, राष्ट्रपति को 10,000 मिलेगा, राज्यपाल को 5500 रुपए, जो भी संविधान में आज भी लिखा हुआ है दूसरी अनुसूची में वो मिलेगा। तो वो पहले निर्धारित कर दिया कि भाई संसद तो 1952 में बनी है ना, हमारा संविधान तो 1950 में लागू हो गया। तो ठीक है, पहले एक सदनीय संसद ने काम किया है, जो हमारी संविधान सभा थी उसने फिर संसद के रूप में भी काम किया है, लेकिन वास्तविक संसद तो 1952 में आई है। तो ये प्रावधान कर रखा है राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित कि उनको जो वेतन मिलेगा वो वेतन वो मिलेगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, कानून बनाकर निर्धारित करे। और जब तक संसद ऐसा नहीं करती है तो फिर वो मिलेगा जो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। राज्यपाल या राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन राज्यपाल या राष्ट्रपति की शर्त, पद की जो शर्तें हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। अलग से राज्यपाल या राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित केवल इसके लिए अनुच्छेद नहीं है, शर्तों में वर्णन कर रखा है। इससे संबंधित कठिन सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना यहां पर। और 2018 में संसद ने राज्यपाल वेतन भत्ता और विशेष अधिकार अधिनियम 1982 में संशोधन किया और राज्यपाल का वेतन जो पहले 1,10,000 था उसको अब 3.5 लाख कर दिया है। जो पहले 1.10 लाख था
उसको 3.5 लाख कर दिया है। ये वेतन हो गया है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू है। दूसरी अनुसूची में राज्यपाल का वेतन आज भी 5500 रुपये लिखा हुआ है। तो 158 के अंदर जो शर्तें हैं उसमें एक खंड और जोड़ा गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3A, पहला दूसरा तीसरा हमने पढ़ा दिया। 3A या 3K एक खंड जोड़ा गया, उसके बाद चौथा भी है। 3A में यह कहा कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो भाई वहां पर उस राज्यपाल को जो वेतन मिलेगा कौन कितना राज्य कितना देगा। यानी सीधी सी बात है, कोई मुद्दा आया होगा उस समय, मान लो किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य का कार्यभार भी दे दिया तो फिर उसको कौन सा राज्य कितनी सैलरी देगा, क्योंकि राज्यपाल को सैलरी तो राज्य की संचित निधि से ही तो मिलती है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलती है, राज्य की संचित निधि से मिलती है। तो अब जब वो 2 राज्यों का प्रभार है तो सैलरी कितनी मिले उसको, तो इसका भी प्रावधान फिर किया गया। भाई हो सकता है जैसे मान लो एक तो यूपी का राज्यपाल है कोई और उसको सिक्किम का भी चार्ज दे दिया। सिक्किम वाले कहे कि साहब वो तो बड़ा राज्य है, हम तो छोटे से हैं, उनके पास तो 20 करोड़ की जनसंख्या, हमारी तो लाखों में ही है, बताओ इतने उनको ज्यादा देनी चाहिए तनख्वाह, हमको हमारे हिस्से में थोड़ा सा आना चाहिए। यानी सिंपल सा है। हो सकता है यूपी वाला राज्य कहे नहीं भाई आपका भी राज्यपाल, आप भी एक राज्य हो हम भी एक राज्य हैं, तो बराबर वेतन होगा, आधा आधा कर दो। सामान्यतः ऐसी कोई जिम्मेदारी आती है, राज्यों घरों में भी कोई चीजों का बंटवारा होता है तो ऐसा हो सकता है। आप 2 भाई हैं, कोई एक चीजों का आप सामूहिक रूप से प्रयोग कर रहे हो, एक आदमी उसका ज्यादा प्रयोग कर रहा है, एक उसका थोड़ा प्रयोग कर रहा है, तो कम प्रयोग करने वाला कह सकता है कि मैं तो इसमें कम हिस्सा दूंगा क्योंकि आप तो मुझसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। दूसरे वाला कहता है आप भी कर लो यूज, आपको कौन मना कर रहा है। तो वो मुद्दा उठता है तभी कोई ना कोई संशोधन होता है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 3A जोड़ा गया और उसमें कहा कि जहां एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को जो वेतन दिया जाएगा, जो उपलब्धियां और भत्ते दिए जाएंगे, वो उन राज्यों में उस अनुपात में बांटे जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। भाई जब किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य का प्रभार देते हैं तो राष्ट्रपति आदेश करता है, उस आदेश में सारी चीजें फिर लिखी रहेगी कि इस राज्य को इतनी सैलरी इसको देनी पड़ेगी। तो ये प्रावधान किया तीसरे खंड के, तीसरा ए खंड जोड़कर। तीसरे खंड में तो वेतन भत्ते से संबंधित बात लिखी है, 3A में फिर ये बात लिख दी। चौथा खंड है, चौथा खंड ये कहता है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। देखो आपने पढ़ा होगा कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो न्यायाधीश की वेतन भी उसमें भी कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती के आदेश जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ संविधान में लिख दिया गया है कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट है, कठिन प्रश्न कोई बना सकते हैं, ध्यान रखना, राज्यपाल को उसके कार्यकाल के बाद पेंशन नहीं मिलती है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, कोई पेंशन नहीं मिलती किसी प्रकार की भी। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर या 3-4 मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो लास्ट वाले पर इसके नोट्स लिख लीजिए आप। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। चाहे तो आप ये लिख लो सबसे पहले तो, योग्यताएं पद के उम्मीदवार के लिए होती हैं और शर्तें पद पर आसीन व्यक्ति के लिए होती है। अब लिखो अनुच्छेद 158 नंबर 1, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से उसने उस सदन में, जिसका वो सदस्य था, उस सदन में अपना पद रिक्त कर दिया है, अपना पद रिक्त कर दिया है। नंबर 2, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, नंबर 3, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। शासकीय निवासों, निवास स्थान, निवासों, निवास नहीं लिखा है, ध्यान रखना, निवासों लिखा है, क्योंकि एक से अधिक निवास हो सकते हैं, के उपयोग का हकदार होगा, तथा संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों या परिलब्धियों लिख सकते हो, कोमा, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा। और जब तक संसद द्वारा इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक वह दूसरी अनुसूची में वर्णित उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा। नेक्स्ट, देखो विशेष अधिकार अलग जगह लिखे, ध्यान रखना, वहां तो वेतन का जिक्र किया गया है, वेतन भत्ते का। विशेष अधिकार अलग हमने पढ़े हैं, राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा था तो अलग से वहां हमने इनका भी पढ़ लिया था, 361 वगैरह का स्पष्ट हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। लिखो आगे, 2018 में संसद ने इन्वर्टेड कोमा शुरू राज्यपाल वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार अधिनियम 1982 कोमा में, कोमा बंद कर देना इन्वर्टेड को, में संशोधन करते हुए राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए प्रति माह कर दिया है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू है। नेक्स्ट, या एक नोट डाल के लिखो, दूसरी अनुसूची में राज्यपाल का वेतन 5500 रुपए वर्णित है या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नंबर 3A या 3K, इसमें लिखो, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटे जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसके ब्रैकेट में लिख लेना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। नंबर 4 डाल के लिखो, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और एक नीचे लाइन लिख लो स्पेशल, ध्यान रहे राज्यपाल को उसके कार्यकाल के बाद पेंशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि राज्यपाल का पद सेवा का पद माना गया है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इससे पुराने लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक मामले का जिक्र भी किया था। तो साथियों, आज का टॉपिक यहीं तक था। पढ़ते रहिए। 2025 की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी वैकेंसियां आ गई हैं, लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां हैं, और आप अपना 100% देना सीख लो। अगर आप एक गलती करते हो छोटी सी, सीधे सीधे 2 3 4 साल के खराब हो जाएंगे। क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर 1 नंबर से भी रह गए तो वो भर्ती आगे आने वाले टाइम में नॉर्मली 2 3 4 साल ले जाती है। 3 4 साल का अंतर लगभग लगभग एवरेज है कि हर भर्ती में हो जाता है। तो इतना समय पता नहीं आपके पास हो या ना हो, बाद में क्या सिचुएशन बने। आज हमारे साथ जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां आज हैं, पता नहीं कल क्या हो। तो आज को अच्छे से उपयोग हमारे पढ़ने में ही आप अपना समय का सदुपयोग करो। क्योंकि ये जो समय मिला है, जरूरी नहीं है कि ये समय बहुत लंबे टाइम तक आपको मिल जाए, कुछ भी नहीं पता समय का। तो बहुत अच्छे से अध्ययन करो, टाइम खराब मत करो। ये पहले एक बार आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लो, फिर जो भी करना है खूब करो, मस्ती करो, मौज करो, एंजॉय करो। जो भी आपके काम बचे हुए, जो शौक हैं, जो आपको पसंद है, जो चीजें, कुछ दिन के लिए उन सबको त्याग दो। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर निश्चित रूप से बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं। सिलेबस ऐसे खिंचता है, शुरुआत में ऐसा लगता है इतनी बड़ी किताब है, इतना बड़ा सिलेबस है, ये पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, कैसे होगा। लेकिन जब लगातार 1 2 महीने का कार्यकाल इतना निकलता है, बहुत ही शानदार मेहनत से, दिन में 10 12 घंटे पढ़ने का आपका जुनून आपके साथ रहता है, तो बहुत जल्दी खिंचता चला जाता है सारी चीज। रिवीजन लगातार करते रहो। तो पढ़ने में जितना मन करे उतना पढ़ो, कोई समय बाउंडेशन नहीं है। देखो, हम पढ़े, हमने तैयारी की, उस समय केवल एक ही चीज दिखाई देती थी कि पढ़ना है। खाना खाते हुए भी अखबार पढ़, चलो खाना बनाएंगे तब अखबार पढ़ लेंगे, ऐसी व्यवस्था आप में भी होनी चाहिए। और अखबार में तो हम तो कुछ पढ़ते भी नहीं थे, थोड़ा सा करंट के लिए पढ़ना होता था, बाकी तो करंट भी हम तो किताबों से पढ़ते थे, मूमल से, या जो भी उस समय क्या क्रॉनिकल या कुछ वो जो छोटी छोटी किताबें आती थी वो पढ़ते थे। 10 रुपए में आती थी उस समय, 2012 10 11 के आसपास की बात है। तो वो सारी चीजें हमने तो मैनेज की है कि अखबार में तो केवल देखते थे शिक्षक भर्ती, अच्छा आई नहीं अभी तक, बस बंद कर दिया। पूरे अखबार पन्ने में सारे में यही ढूंढते थे कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई जिक्र है क्या, नहीं है, बस रख दिया। कोई बड़ी हेडिंग है तो देख ली छोटी मोटी। बाकी किताबों को भी अपने रात को लेट के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे, मतलब बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरे दिन बैठ के भी नहीं पढ़ा जाता है। आदमी कई सिचुएशन बदलता है, लेट के पढ़ रहे हैं, नींद आ गई, किताबें वहीं रख दी, अपने आप ही कई बार तो नींद आती आती किताबें अपने ऊपर ही पड़ जाती है। और जैसे ही जगह तुरंत लाइट ऑन, और मुझे तो लाइट ऑफ करने की आदत नहीं थी, ऑन ही रहती थी मेरे कमरे की लाइट। तो तुरंत किताब उठाई, पढ़ने लग गए, नींद आ गई, सो गए। यानी टाइम खराब नहीं करना है, बस केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। आप भी इस रास्ते पर चलो, 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद।